नमस्कार दोस्तों, अमित सिंह ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल जीके जीएस फटाफट रिवीजन सीरीज के तहत आज इतिहास का तीसरा क्लास है। अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबा दें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल क्योट्स के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तथा मेरा फेवरेट क्योट्स, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। उससे पहले कल के क्लास में जो पूछा गया सवाल था उसका आंसर जान लीजिए। कल मैंने पूछा था अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद। जो भी इसका सही उत्तर दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं इनका डिटेल्स। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए आज का पहला सवाल। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह ऑप्शन ए राजकीय भाषा थी, ऑप्शन बी अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, ऑप्शन सी तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, या ऑप्शन डी उस समय की एकमात्र ज्ञात भाषा थी। तो इसका सही आंसर है क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, इसीलिए अशोक के अधिकांश अभिलेख में यह भाषा उल्लिखित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं। ऑप्शन ए खरोष्ठी एवं ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी ब्राह्मी एवं ग्रीक, ऑप्शन सी खरोष्ठी ब्राह्मी एवं अरमाइक, ऑप्शन डी खरोष्ठी ब्राह्मी ग्रीक एवं अरमाइक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी ब्राह्मी ग्रीक एवं अरमाइक। इन चारों लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए बसार स्तंभ लेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ लेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ लेख, या ऑप्शन डी रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। इसका सही आंसर है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थरों का, ऑप्शन सी लकड़ी का, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में जो सीता था वह क्या था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। और राजकीय भूमि व्यवस्था को क्या कहा जाता था, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष व्यवस्था कहलाता था सीताध्यक्ष, और राजकीय भूमि से प्राप्त आय कहलाता था सीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जा सकता है। ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी राजू, या फिर ऑप्शन डी गोपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजू। राजू जो है वो जिलाधिकारी के समान माना जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी लुम्बिनी या फिर ऑप्शन डी भब्रू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भब्रू। भब्रू अभिलेख जो है वो बौद्ध धर्म के नियम को प्रकट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? आपके ऑप्शन ये रहे कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास या फिर कन्नौज। इसका सही उत्तर है मद्रास। मद्रास क्षेत्र जो है वो अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था। बाकी जो बच गया कश्मीर, तक्षशिला और कन्नौज, ये अशोक के शासन का हिस्सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कालसी किस हेतु प्रसिद्ध था? मौर्य वंश के समय कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध चैत्य हेतु, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण या फिर ऑप्शन डी गुप्तकालीन मंदिर हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक महान जिसने 10 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय क्या नाम था? सम्राट अशोक के राजधानी उस समय कहाँ थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी बोधगया, सी पाटलिपुत्रा या फिर डी सारनाथ। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग युद्ध बहुत फेमस नाम है, सबको पता होगा, बहुत पूछा भी जाता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बीसी और एडी, ये एग्जामिनर बहुत ट्राई करता है। 261 बीसी भी दे देगा, एडी भी दे देगा। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। एडी नहीं, ध्यान रखना है। बीसी का हिंदी में भी देता है ईसा पूर्व, और एडी हुआ ईस्वी। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, वल्लभी। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? आपके ऑप्शन ये रहे कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या फिर मेरठ। इसका सही उत्तर है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? किस स्थान पर? ऑप्शन ये रहे उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला या फिर राजगिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। तक्षशिला में जो है जब बिंदुसार शासन कर रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? आपके ऑप्शन ये रहे चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, आरमाइक या फिर ब्राह्मी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आरमाइक। आरमाइक से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था? कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपके ये रहे बिंदुसार, दशरथ, शालीशुक या फिर बृहद्रथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार।
बिंदुसार जो है मित्रघात के भी नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन 18, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? आपके ऑप्शन ये रहे मगधी, ब्राह्मी, पाली या फिर देवनागरी। इसका सही उत्तर है ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? यानी कि जो राजस्व इकट्ठा करता था उसे क्या कहा जाता था मौर्य मंत्री परिषद में? ऑप्शन ये रहे समाहर्ता, व्यवहारिका, अन्यपाल या प्रदेशटा। इसका सही उत्तर है समाहर्ता। राजस्व इकट्ठा करने को क्या बोला जाता था? समाहर्ता बोला जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? ऑप्शन ये रहे बिंदुसार, महापद्म, अजातशत्रु या फिर शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बंट गया। बाद के किस मौर्य राजा के प्रशासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए थे? ऑप्शन ये रहे दशरथ, शालिशुक, बृहद्रथ या फिर संप्रति। तो सही आंसर है संप्रति। संप्रति के शासनकाल में जो है मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाग फिर से मिल गए थे, जो कि अशोक के शासनकाल में दोनों अलग हो गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक के द्वारा बनाया गया? इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए सांची स्तूप, ऑप्शन बी भरहुत स्तूप, ऑप्शन सी अमरावती स्तूप या फिर ऑप्शन डी नालंदा स्तूप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है वो अशोक द्वारा बनाया गया था ईंट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ लेख, ऑप्शन बी सारनाथ का स्तंभ लेख, ऑप्शन सी गिरनार का शिलालेख या फिर ऑप्शन डी सांची का स्तंभ लेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ लेख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने हेतु किन पदार्थों का उपयोग होता था? मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने हेतु किन पदार्थों का उपयोग होता था? आपके ऑप्शन ये रहे स्वर्ण एवं चांदी, चांदी एवं ताम्र, ताम्र एवं कांसा, स्वर्ण एवं ताम्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी एवं तांबा का प्रयोग सिक्के ढालने में होता था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? आपके ऑप्शन ये रहे भास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है वो कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन ये रहे वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से कुम्हार स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? ऑप्शन रहे ए, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या फिर वाराणसी। बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थान था? इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? आपके ऑप्शन ये रहे कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख। इसका सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? आपके ऑप्शन ये रहे पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या फिर सिक्कों पर। इसका सही उत्तर है पत्थर की पट्टियों पर। पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का पहली बार उद्वाचन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपके ऑप्शन ये रहे जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज व्हीलर ने, विंसेंट स्मिथ ने या फिर अहमद हसन दानी ने। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह भी स्टार क्वेश्चन है। ऑप्शन ये रहे कनिंगम ने, ए.एस. दानी ने, व्हीलर ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने। इसका भी उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अशोक के इन अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए अभिलेख 13, ऑप्शन बी अभिलेख 12, ऑप्शन सी स्तंभ लेख 7 या फिर ऑप्शन डी भाबरू लघु शिलालेख। इसका सही उत्तर है अभिलेख 12, ऑप्शन बी अभिलेख 12। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए शिला अभिलेख 1, ऑप्शन बी स्तंभ अभिलेख 5, ऑप्शन सी शिला अभिलेख 3 या फिर ऑप्शन डी शिला अभिलेख 11। इसका सही उत्तर है शिला अभिलेख 1, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35,
निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य या फिर ऑप्शन डी पल्लव। इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक जो है वो सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लिखित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लिखित है किसमें? ऑप्शन इस प्रकार हैं: कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज की इंडिका में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो 7 वर्ग में बटा हुआ है, उसके 7 भाग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा मेरे समझ से। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या फिर ऑप्शन डी देवगुप्त। इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी हेमू। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि मेगास्थनीज जो है उनको किसने भेजा था? वो तो यूनान से आए थे, इसको भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने। उनको भेजा कौन था? सेल्यूकस निकेटर ने। मेगास्थनीज को कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने उनको भारत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए मृत्युदंड, ऑप्शन बी कुर्की जब्ती, ऑप्शन सी कारावास या फिर ऑप्शन डी अपाहिज बना के छोड़ दिया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृत्युदंड। उस समय कर छुपाने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। अच्छा, मृत्युदंड दिया जाता था, कर का यहाँ चर्चा हो रहा है। तो उस समय कर जो है वो विक्रय कर कितना था? विक्रय कर कितना था? विक्रय कर जो है वो मूल्य का 1/10 था। मूल्य का कितना था? 1/10। विक्रय कर अगर पूछेगा मौर्य काल में कितना था? मूल्य का 1/10 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन है कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या फिर मेरठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किन आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था? ऑप्शन इस प्रकार हैं: सुश्रुत, वाग्भट, चरक या फिर जीवक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चरक और जीवक। इन दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आंसर हो जाएगा सी एंड डी, दोनों, चरक एवं जीवक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सेंड्रोकोट्स, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? इन दोनों की भेंट का उल्लेख किसने किया था? किस दार्शनिक ने?
आपके ऑप्शन ये रहे प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो या फिर मेगास्थनीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। जस्टिन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन इस प्रकार हैं अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक या फिर राजुक। तो इसका सही उत्तर है अग्रहारिक। अग्रहारिक जो है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। बचा जो 3 युक्त, प्रादेशिक और राजुक, ये तीनों मौर्य प्रशासन का भाग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेखों को रिपीट हो रहा है, इस पिछले भी आपने देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको बताया गया था जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है किसानों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या फिर मौर्यों ने। इसका सही उत्तर है मौर्यों ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से मौर्य ने संचालित करने का व्यवस्था किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, वह स्थान जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या फिर मास्की। इसका सही उत्तर है अनुराधापुर। अनुराधापुर वह स्थान है जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? इनमें से किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रंजीत सिंह या फिर ऑप्शन डी शिवाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने जो है वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के किन अभिलेखों में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख या फिर प्रथम स्तंभ अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इनमें से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन इस प्रकार हैं अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है वो दक्कन की विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। आज के क्लास का अंतिम सवाल, 50वां सवाल। अगर सवाल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए अंतिम सवाल आज का क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए बसार स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या फिर ऑप्शन डी रुमिंदई स्तंभ अभिलेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रुमिंदई स्तंभ अभिलेख। से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आप लोगों के लिए
कल का सवाल, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है, सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? 2 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी आर.के. मुखर्जी या फिर ऑप्शन डी D.R. भंडारकर। आप लोग इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत।